हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ लीगल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 2 को, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 2 को। ये अध्याय सेक्शन 10 से लेकर के 30 में डिवाइड करा गया है और इस अध्याय में, इस चैप्टर में 3 चीज़ों की बात करी गई है। एक तो है संविदा की यानी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है शून्यकरणी संविदा और तीसरा है वॉइड एग्रीमेंट यानी शून्य करार। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत डीप में पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसलिए इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है अपनी वीडियो में। पहले पार्ट में सेक्शन नंबर 10 से 13 हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग 14 से 22 पढ़ेंगे और लास्ट के पार्ट में सेक्शन 23 से 30 सेक्शन तक की कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन नंबर 10 to 13 और उसके आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स और उस सेक्शन से रिलेटेड केस लॉज। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बेसिकली बताता है कौन से ऐसे करार हैं जो संविदा हैं, यानी व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन नंबर 10 बेसिकली अगर आप समझ गए तो आप सेक्शन नंबर 11, 12, 13 और 14 बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। सेक्शन नंबर 10 में ही जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो सेक्शन नंबर 11, 12 और 13 और 14 में डिस्क्राइब करे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सेक्शन नंबर 10 में बताता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे करार हैं जो संविदा हैं। तो जैसे कि मैंने एक फ्रेज पढ़ाया था आपको, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदाएं करार हो सकती हैं लेकिन सभी करार संविदाएं नहीं हो सकती हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, जस्ट बिकॉज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आवश्यक तत्व है कॉन्ट्रैक्ट का वो होना अनिवार्य है। और कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अहम आवश्यक तत्व है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ दोज एग्रीमेंट्स which are enforceable by law are a contract। जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में, ऐसे सभी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होंगे वो सभी करार जो होंगे संविदा हो सकते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन H में डिफाइंड है। जिसको नहीं समझ में आया है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने जैसे बताया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके पीछे 5 आवश्यक तत्व हैं सेक्शन नंबर 10 में, और यही 5 आवश्यक तत्व सेक्शन नंबर 11 को होल्ड करता है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, 14। यही इस धारा 10 के आवश्यक तत्व धारा 11 से लेकर के धारा 14 यानी कि 11 से लेकर के 14 तक की डिस्क्राइब करा गया है। तो पढ़ते हैं धारा 10 के आवश्यक तत्वों को, यानी कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन नंबर 10। हमारा पहला आवश्यक तत्व है कॉम्पिटेंट पार्टी, जो कि अंडर सेक्शन 11 में डिफाइंड है। कॉम्पिटेंट पार्टी यानी सक्षम पक्ष का, जो कि धारा 11 में परिभाषित है। हमारा दूसरा आवश्यक तत्व है फ्री कंसेंट, जो कि अंडर सेक्शन 14 में डिस्क्राइब है। फ्री कंसेंट दैट मीन्स स्वतंत्र सम्मति। स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा धारा 14 में बताई गई है कि किस तरह से अगर किसी की सम्मति है वो स्वतंत्र है, कैसे हम कहेंगे, ये धारा 14 में डिफाइंड है। तीसरा एलिमेंट है लॉफुल
कंसीडरेशन, ये सेक्शन नंबर 23 में डिफाइंड है, यानी विधिक प्रतिफल। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब विधिक प्रतिफल। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। दिस इज अगेन डिफाइंड अंडर सेक्शन 23। और लास्ट का हमारा पॉइंट है सच अग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ। ये अगेन सेक्शन नंबर 23 में डिफाइंड है। तो बारी बारी से हम सारे आवश्यक तत्वों को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है, ताकि आपको आगे के जो सेक्शन हैं उनको समझने में आसानी हो। तो हमारा पहला आवश्यक तत्व है कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो संविदा कर रहा है और उस संविदा के लिए वो सक्षम है। अब सक्षम दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो उसकी एज होनी चाहिए 18+, और अगर 18+ का नहीं है, 18 साल के ऊपर का नहीं है, तो उसका जो गार्जियन है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए। अगर वो अंडर द गार्जियनशिप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन उसके गार्जियन की एज 21 ईयर्स होना अनिवार्य है। दूसरा हमारा कॉम्पिटेंट पार्टी का आवश्यक तत्व है, यानी सक्षम पक्षकार का आवश्यक तत्व है साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पक्षकार जिसको किसी बात को समझने बूझने की शक्ति हो, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो जानने की शक्ति हो, और क्या उसके इंटरेस्ट के लिए, क्या उसके हित के लिए अच्छा है समझने की परख हो। तो ऐसे मस्तिष्क को हम स्वस्थ मस्तिष्क कहते हैं। तो हमारे पास कॉम्पिटेंट पार्टी में दो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एज दैट इज 18+, और दूसरा है साउंड माइंड। दूसरा एलिमेंट आता है फ्री कॉन्सेंट, जो कि धारा 14 में है। धारा 13 यानी सेक्शन 13 बताती है कंसेंट के बारे में। कंसेंट का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पक्षकार किसी एक बात पर अपनी रजामंदी देते हैं, यानी कि जो पहले पक्षकार है वही दूसरा पक्षकार उस पर्टिकुलर बात पर अपनी रजामंदी दे रहा है। इसकी भी बात और इसकी भी बात, दोनों माइंड इसके सिमिलर है। जो ये सोचता है वही ये भी सोचता है, और जिस चीज़ के लिए वो एक अपनी सहमति दे रहे हैं तो वो सहमति भी सिमिलर है। ठीक है, सपोज ए और बी दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के, जो कि सिचुएट है दिल्ली में। अब बी वही प्रॉपर्टी समझ रहा है जो दिल्ली में सिचुएटेड है, ना कि वो प्रॉपर्टी जो कोलकाता में सिचुएटेड है। ठीक है, वो भी यही प्रॉपर्टी को समझ रहा है जो ए समझाना चाह रहा है, यानी कि इसका माइंड और बी का माइंड दोनों सिमिलर है फॉर द सिमिलर ऑब्जेक्ट, यानी कि इनके माइंड भी सिमिलर है और ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है जिस चीज़ की बात हो रही है। अगर इस प्रॉपर्टी के इसने रुपए बताए हैं 10 लाख रुपीज़, तो ये भी समझ रहा है कि ये प्रॉपर्टी 10 लाख की ही है। अगर ऐसा हो कि ये प्रॉपर्टी का 10 लाख बताए और ये बताए कि नहीं 9 लाख समझ रहा हो, तो ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, और वो जब एक्सेप्ट नहीं होगा तो देन इट विल बिकम अ वॉइड, यानी शून्य हो जाएगा। तो इसको कहते हैं जब सिमिलर ऑफ माइंड हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंसेंट, यानी कि हम दोनों लोग एक ही बात पर अपनी रजामंदी देते हैं। दैट इज नोन एज कंसेंट, यानी सम्मति। और ये सम्मति अगर हम किसी के जोर ज़बरदस्ती दबाव में आकर के नहीं दे रहे हैं, अपनी स्वयं इच्छा से दे रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता से दे रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज फ्री कंसेंट, यानी स्वतंत्र सम्मति। ऐसी सम्मति जो हमारी स्वयं की हो, जो हमारी खुद की हो, उसको हम स्वतंत्र सम्मति कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास थर्ड बेसिक एलिमेंट आता है लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन की मीनिंग बताई गई है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको कंसीडरेशन पता होगा।
फिर भी मैं बता देता हूं, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इज वैल्यूएबल इन द आईज ऑफ लॉ, कुछ ना कुछ ऐसी मूल्यवान चीज जो विधिक की नजरों में मूल्यवान रखती हो। कंसिडरेशन हमेशा बाइलेटरल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, तो शॉप वाले को आप पैसा देते हैं तब वो सामान आपको देता है, बिना पैसों के वो आपको सामान नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंसिडरेशन होता है वो सदा बाइलेटरल होता है। बाइलेटरल का मतलब द्वितरफीय होता है। जब आप कुछ देंगे तभी आप कुछ लेंगे। आपने उस सामान के लिए अपना प्रतिफल दिया है और इस शॉपकीपर ने आपके पैसों पर अपना प्रतिफल दिया है। दैट इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे हम लॉफुल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में जो संविदा हो रही है वो एक संविदा लॉफुल संविदा है, यानी कि विधि पूर्व संविदा है। दैट मीन्स कि जिस चीज़ के लिए हम संविदा कर रहे हैं, सपोज ये प्रॉपर्टी है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको लॉ ने बार्ड कर रखा हो, जिसको लॉ ने मना कर रखा हो। सपोज आप कोई ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए संविदा कर रहे हैं, दैट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। वो अनलॉफुल होगी, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी। या आप कोई चोरी करा गया सामान को बेचने की संविदा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल कंसिडरेशन। मूव करते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको लॉफुल कंसिडरेशन, उसी तरीके से लॉफुल ऑब्जेक्ट है। अब जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, जो शॉपकीपर से आदमी खरीद रहा है, तो वो खरीदा हुआ सामान चोरी का ना हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति से ना लिया गया हो जिससे उसने छीन करके आपको बेच रहा हो, या उसको किसी दबाव में आ करके बेच रहा हो। ऐसी वस्तु जो डरा धमका करके या किसी चोरी से छीन करके ली गई हो, या कोई फ्रॉड करके, कोई चीटिंग करके आपको दिया जा रहा हो, तो वैसा ऑब्जेक्ट, वैसी वस्तु अनलॉफुल होगी और वो करार नहीं करी जाएगी, वो करार शून्य हो जाएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है, सच अग्रीमेंट्स आर नॉट एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ। अब कहा गया है कि ऐसी संविदा हम नहीं करेंगे जो विधि द्वारा बाध्य हो, जो विधि ने उस चीज को, उस बात को रद्द कर रखा हो। ऐसी संविदा अमान्य होंगी या फिर शून्य होंगी। इंडियन पीनल कोड में सेक्शन नंबर 294A, दैट इज कीपिंग ऑफ लॉटरी ऑफिस, यानी ऐसा कोई ऑफिस हम चला रहे हैं जहां पे हम कोई लॉटरी खिलवाते हों, जुआ खिलवाते हों, या कोई कसिनो हो, गैम्बलिंग हो, तो अगर विधि ने मना कर रखा है कि आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, आपको सट्टेबाजी नहीं करनी है, अगर आप ऐसी चीज़ के लिए संविदा करते हैं तो वो संविदा अमान्य होंगे। तो ऐसा कोई खेल या कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो, ऐसे दंडनीय कार्य के लिए कोई भी संविदा करना अमान्य होगी, यानी शून्य। नंबर 10 में एक अपवाद है, यानी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि बताता है कि अगर भारत में कोई विधि ने ये लिखा है कि कोई अगर संविदा आप कर रहे हैं जिसमें राइटिंग की ज़रूरत हो, यानी कि उसको लिखित रूप में आपको संविदा करनी होगी, या फिर बताया गया है उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि उसका पंजीकरण करना होगा, या फिर बताया है कि विटनेस होना ज़रूरी है, साक्ष्यों का होना ज़रूरी है, या बताया गया हो कि किसी के हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, तभी ये संविदा मान्य होगी, तो ऐसा करना अनिवार्य होगा। इसलिए वो संविदा तभी मान्य होगी जब उस चीज़ को आप करेंगे, तभी वो संविदा वैलिड मानी जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 इज ऑल्सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 11 कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सक्षम होंगे संविदा करने के लिए। तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि हमने आपको सेक्शन नंबर 10 में बताया है, पहला इंग्रेडिएंट, पहला आवश्यक तत्व सेक्शन नंबर 10 का था कॉम्पिटेंट पार्टी। तो कॉम्पिटेंट का शब्द यहां पे कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम, कॉम्पिटेंट वो व्यक्ति होता है जिसके अंतर्गत दो आवश्यक तत्व हों।
पहला आवश्यक तत्व है कि 18 से ऊपर आयु का होना अनिवार्य है, तभी वो कॉम्पिटेंट होगा। और उस एज में होने के साथ साथ वो एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना ज़रूरी है, यानी साउंड माइंड का होना ज़रूरी है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। तो ऐसा वो व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है, जिसकी आयु 18 साल के ऊपर है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, वो सभी व्यक्ति संविदा कर सकते हैं, वो सभी व्यक्ति सक्षम हैं संविदा करने के लिए। अब इन दो आवश्यक तत्व में एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है कि क्या कोई माइनर इंसान, कोई माइनर व्यक्ति संविदा कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है, लेकिन अंडर द गार्जियनशिप, और उस गार्जियन की एज 21 ईयर्स होना अनिवार्य है। ये आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हम पढ़ाएंगे, इसका उपयोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, पार्टनरशिप एक्ट में, सब में होता है, ये आपको बताएंगे तब। तो अभी के लिए अगर कोई माइनर व्यक्ति संविदा करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ अपवाद हैं, वो हम आगे देखेंगे। और अगर कर रहा है तो वो अंडर द गार्जियनशिप वो कर सकता है। जो उसका अभिभावक होगा वो 21 साल का होना अनिवार्य है, तभी वो संविदा कर सकता है। अब यहाँ पे साउंड माइंड के बारे में भी दो अपवाद हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा नशे की हालत में रहता है लेकिन कुछ समय के लिए वो होश में आता है, तो क्या वो संविदा कर सकता है? यस, वो संविदा कर सकता है। जब वो होश में रहता है तब वो संविदा कर सकता है, क्योंकि स्वतंत्र मस्तिष्क उसे हम कहेंगे जो किसी चीज़ को समझने बूझने की शक्ति हो, या किसी चीज़ में अपने हित को समझने की शक्ति हो, या क्या चीज़ सही है और क्या गलत है उसके लिए ये उसको समझने की शक्ति हो उसके मस्तिष्क में। तो ऐसा मस्तिष्क हम कहेंगे, ऐसा माइंड हम कहेंगे साउंड माइंड। तो जब वो नशे की हालत में रहेगा तो चीज़ में डिफरेंस करना मुश्किल होगा, इसलिए वो संविदा नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो साउंड माइंड होगा, जब वो स्वस्थ होगा, तब वो संविदा कर सकता है। तो इसलिए जब वो होश में रहेगा तब वो संविदा कर सकता है, और जब वो नशे की हालत में रहेगा तब वो संविदा नहीं कर सकता है। इसी तरीके से दूसरा है, हमेशा साउंड माइंड रहता है लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड होता है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया कि जब वो साउंड माइंड रहेगा तब वो संविदा कर सकता है, और जब वो नशे की हालत में रहेगा तब वो संविदा नहीं कर सकता, या फिर मेंटल एजाइलम में है तो नहीं कर सकता है। ऐसी संविदा अगर करता है तो वो संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है। इसका एक और एसेंशियल एलिमेंट है कॉम्पिटेंट का, जो सेक्शन नंबर 11 में बताया गया है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसे व्यक्ति जिसको विधि ने अमान्य घोषित कर रखा हो कि ये क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर संविदा करते हैं तो वो संविदा शून्य होगी। और इन टाइप के व्यक्तियों को हम कहेंगे नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि वो असक्षम होंगे किसी संविदा को करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई कन्विक्टेड पर्सन हो, कोई मुलजिम हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फरार हो, एब्सकॉन्डेड हो, या ऐसा व्यक्ति जिसने राजद्रोह करा हो, कोई राजद्रोह हो, सिडिशन, या फिर कोई फॉरेन एनिमी हो, यानी कोई विदेशी शत्रु हो हमारा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी संविदा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एक जो एसेंशियल एलिमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द एज, यानी पर्सन हु इज गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अ मेजॉरिटी ऑफ द एज, यानी कि जो व्यक्ति संविदा करने जा रहा है वो वयस्क होना चाहिए, यानी 18 साल के ऊपर होना चाहिए। सेक्शन नंबर 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मो दास घोष, 1903 का केस है। ये केस में एक अवयस्क व्यक्ति कोई संविदा करता है और वो शून्य घोषित हो जाती है, और ऐसी शून्य घोषित होती है कि वो प्रारंभ से ही शून्य हो जाती है, वॉइड एब इनिशियो हो जाती है। यानी जिस वक्त वो संविदा करने के लिए चला था उस वक्त से ही वो संविदा शून्य थी।
सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सेक्शन के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।